देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं कितने अल्फा एच हो गए टोटल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल अल्फा एच कितने आएंगे। अब हम आज की कहानी स्टार्ट करने वाले हैं और शुरू कर देते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जानने से पहले कि भाई ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका बार बार टर्म का यूज आने वाला है, तो जल्दी समझ लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो देखिए वैसे बताता हूँ अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कंपाउंड के अंदर हो सकता है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ तो एक ही है, अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब इससे डायरेक्टली जो कार्बन एटम जुड़े हैं गाइज उनको बोला जाएगा अल्फा। क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन एटम्स हैं इन पे जो H अवेलेबल है उनको बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ 3 और यहाँ 2, कितने अल्फा H आएंगे, 5 अल्फा H। तो अल्फा कार्बन कौन, अल्फा कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। याद रखिए उसका खुद का कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन नहीं है, उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज एक्चुअली अल्फा कार्बन। डू यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका यूज नहीं आएगा, लेकिन बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब इस OH से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे H कितना आएगा, 1 अल्फा H। ठीक है, डन है, ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास एल्कीन एल्काइन उन सब में अपने को क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा एल्कीन है भाई, और मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का एल्कीन है। अब ध्यान से देखिए इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन्स जो हैं वो है अल्फा कार्बन। अब ये जो अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 यहाँ 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। हमारे पास यहाँ पे कितने अल्फा एच हो गए, 5 अल्फा एच हो गए। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पाई के रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच आर देयर। ठीक है ना, 3 अल्फा कार्बन, हर एक कार्बन पे 3 एच। यहाँ पे बताओ कितने अल्फा एच आएंगे, हाउ मेनी अल्फा एच विल बी प्रेजेंट इन दिस सिनेरियो, बताइए बताइए। यस, 3 3 3 कितने आएंगे, 12 अल्फा एच विल बी प्रेजेंट। 12 अल्फा एच यहाँ पे होंगे गाइस, 12 अल्फा एच यहाँ पे होंगे। चलिए चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। देखिए अगले क्वेश्चन में मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, अल्फा एच निकालो जल्दी से। देखिए डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, देखो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन 4, 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा एच आया सभी का। इज इट क्लियर टू यू, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए, इट विल हैव 10 अल्फा एच। अगली चीज जैसे कि ध्यान से देखो, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस है, रेजोनेंस में है, ठीक है। तो पहली चीज ये समझ लो कि जो sp2 कार्बन है वो अल्फा कार्बन नहीं होगा, यानी इस पाई बॉन्ड से रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। तो एक कॉमन मिस्टेक होती है, तो ऐसी गलती मत करना। ये पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है, ध्यान से देखिए पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है, तो इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन ये 2 हैं। अब इन दोनों कार्बन एटम की तुम बात करना चाहते हो तो 2 यहाँ कितने आएंगे, 4 आएंगे, समझ गए। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन नहीं है और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा कार्बन जो होता है वो sp2 नहीं होता है, लिख लेना अल्फा कार्बन विल नॉट बी sp2, लिख लेना इस बात को सभी के सभी, नोट करो, अल्फा कार्बन विल नॉट बी sp2, विल नॉट बी sp2। इज इट क्लियर टू यू, डन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी के सभी, यहाँ पे इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच 0, समझ रहे हो। यहाँ पे ये मत सोचना कि इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा नहीं, सब रेजोनेंस में है, नथिंग इज अल्फा। अब इस पूरे बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, 2 यहाँ 1 यहाँ, कितने अल्फा एच हैं बताओ भाई, हाँ 3 अल्फा एच हैं, वी हैव 3 अल्फा एच। इज इट क्लियर टू यू,
बात समझ में आई क्या सभी को? ओके, दैट इज इट, दैट इज इट। चलो अब चलते हैं आगे। मान लो हमारे सामने है कुछ ऐसा ट्रिपल बॉन्ड, करते जाना, सब में कितने अल्फा एच है चेक करना। देखो करते जाओ, सोचते जाओ, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ जिंदगी में, है ना। थिंक प्रॉपरली, प्रॉपरली तरीके से। देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, कितने अल्फा एच हो गए टोटल? हाँ, इट विल हैव 6 अल्फा एच। कितने अल्फा एच हो गए टोटल? 6 अल्फा एच वुड बी देयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ये अल्फा कार्बन है तो ये कितने आएंगे? 2 अल्फा एच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बेंजीन और इस पाई बॉन्ड में पूरे सिस्टम में कंप्लीट रेजोनेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा एच कितने आएंगे? 4 आएंगे। टोटल अल्फा एच कितने आएंगे? 4 आएंगे गाइस, 4। आइए देखते हैं आगे। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, एच कितने आ रहे हैं बताओ, बोलो सभी। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा? 3 3 6 2 8, 8 अल्फा एच वुड बी देयर, 8 अल्फा एच वुड बी देयर। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो यही चीज ना हम केटायन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज वाला कार्बन है ना, ठीक है, इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह मान लो, ट्रीट इट लाइक अ फंक्शनल ग्रुप। इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन जो जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन एंड अल्फा एच वुड बी 5, है ना। इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा अल्फा अल्फा, 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, कितने आएंगे? 8 अल्फा एच वुड बी देयर। 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, 8 अल्फा हाइड्रोजन वुड बी देयर। यहाँ पे देखते हो तो इससे जुड़े हुए, है ना, 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने आ गए? 7 अल्फा एच, 7 अल्फा एच आ गए। अब रेडिकल, रेडिकल के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन दिस फॉर रेडिकल एज वेल, है ना। अब जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन सीखेंगे तो ये बात बार बार यूज होगी, यही जो मैंने टर्म आपको बताया, यही चीज बार बार यूज होने वाली है। यस, कितने आएंगे बोलो? अरे भाई बोलो, डियर एटीपीएंस बोलो। 8 अल्फा एच, दैट विल बी 8 अल्फा एच। ये देखिए सभी के सभी, एवरीवन सी दिस, ध्यान से देखो। यहाँ पे पाई और प्लस आपस में क्या कर रहा है? हाँ, रेजोनेंस कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो अल्फा यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, इट विल हैव 6 अल्फा एच। कितने अल्फा एच यहाँ पे आ रहे हैं? यस, 6 अल्फा एच आर कमिंग ओवर हेयर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात है, इतनी सी बात है, गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, इस तरीके से इसको करना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसका यूज करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। तो देखो यार, अब हमें समझना है, क्या समझना है, आइए देखते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमें समझना है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो भाई सभी के सभी छोटे बच्चों, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, इसको हम रेजोनेंस से कंपेयर करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ ये कई कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना है, ये जब होता है कार्बोकेटायन में, व्हेन इट टेक्स प्लेस इन कार्बोकेटायन, तो अपने को समझना है, और इसके बारे में कैसे सोचा गया है ये भी बात करेंगे। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है CH3 CH2+, और एक हमारे पास है कुछ ऐसा CH3C CH3 CH2+। अब अगर इन दोनों की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से
बताओ। यस, स्टेबल होना चाहिए। कौन सा ज्यादा? इंडक्टिव के हिसाब से दिस शुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज पर इंडक्टिव, लेकिन असल में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? इसकी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? मिथाइल और टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर, मिथाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर कौन जीत रहा है? यहाँ पे मिथाइल जीत रहा है। ऐसा कैसे? तो दिस विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए देखते हैं। देखिए यहां पे कुछ ऐसा है, इसको हाइड्रोजन ए मान लेते हैं, इसको हाइड्रोजन बी मान लेते हैं, इसको हाइड्रोजन सी मान लेते हैं, और यहां पे हमारे पास है CH2+। ठीक है, क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए सभी के सभी। यहां पे इस कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास खाली पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल। और यहां पे ये जो बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है और फिल्ड है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, यहां पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो खाली पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या है? कॉन्जुगेशन में सिग्मा एंड दिस पी आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। यानी एक तरह से आप सोच सकते हो कि ये रेजोनेंस ही हो रहा है, लेकिन ये एक इस तरह का रेजोनेंस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। जैसे इसको अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो इसको आप कंपेयर करो किस चीज़ से? पता है, इसको कंपेयर करो इस पर्टिकुलर केस से, जहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2+ है। एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे P वेकेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इस P के साथ कॉन्जुगेशन में था। ये केस किया था ना अपन ने, जिसमें ये फिर इधर चला गया था। डायरेक्टली इसी तरह का अब यहाँ पे अपने को कंपैरिजन करना है। यहाँ पे ये सिग्मा जो बॉन्ड है ना, जैसे वहाँ लोन पेयर था, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ये और ये खाली पी ऑर्बिटल आपस में कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? है ना, क्योंकि बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रखा है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं। अब क्या होगा जब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो रेजोनेंस की तरह करेंगे, तो माइनस किधर जाएगा? प्लस की तरफ, यानी ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूट के यहाँ बनेगा, आइए मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे Ha+ दिखाएंगे, ये Hb है और ये Hc है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ CH2 है। ध्यान से देखना सभी के सभी, ये जो प्रोसेस हमने कैरी आउट किया ये हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। जैसे रेजोनेंस में होते हैं ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी क्या होते हैं? बताओ। यस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बोला जाता है ना। अब देखो, जो काम हमने ए से किया वही बी से भी हो सकता है और वही सी से भी हो सकता है। आइए मैं बनाता हूं उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हमने किया कि यहाँ पे Ha है और ये Hb है और यहाँ प्लस है। ठीक है, ये दिखाने का मतलब ये होता है, इससे क्लियर हो जाता है कि भाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया है। एक और पॉसिबिलिटी मैं साथ साथ बना लेता हूँ। यहाँ पे आप समझ रहे हो, एक बना Ha से, एक बना Hb से, तो एक बनेगा Hc से। अब ध्यान से देखना सभी के सभी, इससे हो क्या रहा है? इससे ये जो पॉजिटिव चार्ज जो सिर्फ इस कार्बन के एटम के पास था, वो चार्ज अब मल्टीपल एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक तो इस कार्बन पे, एक Ha पे, एक Hb पे और एक Hc पे। समझ में आई बात आपको? यानी दिस चार्ज इज नाउ डिस्पर्स्ड, डीलोकलाइज्ड, जस्ट लाइक रेजोनेंस। तो इससे स्टेबिलिटी अचीव हुई, इससे स्टेबिलिटी अचीव हुई। यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे जो बॉन्ड पेयर है, ध्यान दीजिए, वो कार्बन कार्बन का है। ये ध्यान से देखो, ये अल्फा H है। होता क्या है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना, उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन P वेकेंट का नहीं हो पाता। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड तो वहां भी था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन से H है? अल्फा H है। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाता है। देखो, ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होने के लिए उनका एनर्जी लेवल सिमिलर होना चाहिए। अगर उनका एनर्जी लेवल सिमिलर नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में ओवरलैप अच्छे से नहीं होता, सिमिलर होना चाहिए। इसीलिए CH बॉन्ड के साथ हो पाता है, CC से नहीं हो पाता हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। सुना होगा ना आपने, ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सिमिलर एनर्जी इन ऑर्डर टू ओवरलैप। ये पॉसिबिलिटी आ गई मल्टीपल, ये बात है, समझ रहे हो। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में एक दो पॉइंट है। पहली चीज, जब कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होता है तो एक तो जो ये लिख लेना, इट इज सिग्मा फिल्ड P वेकेंट कॉन्जुगेशन। इट इज सिग्मा फिल्ड
पी वेकेंट कॉन्जुगेशन, और सिग्मा भरा हुआ कौन सा होता है, ये भी लिखना जरूरी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, और पी खाली होता है, किसका, कार्बन का खाली होता है। अगली चीज, एक और बात, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। लिख लेना ये बात, सारे पॉइंट्स, है ना, ये सारा कुछ नोट कर लेना, सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेना प्रॉपर बढ़िया से, कैसे कैसे बने, किस तरीके से बने। एक तो ये गिवन था, उसके अलावा 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और बन गए। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे इसको, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस टाइप से तो हो ही रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही गायब हो गया, तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दिया गया, है ना। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई, लिख लो, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू क्या, हाँ, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, चार्ज यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, डन है। इसी को बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। बाकी खैर इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये भटकती आत्माओं को नॉलेज देने के लिए है, लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन उतना गहराई में जाएंगे तो भैया कई सारे लोग डूब जाएंगे, तो इतना जान लो उतना बहुत है। तो अभी के लिए आपने देखा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता जाएगा, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो लिख लो अगला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, यस, नंबर ऑफ अल्फा एच पे निर्भर करता है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात, ओके। अब देखो इसका एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन, जैसे यहां पे देखो, ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस। देखो यार, अभी तक आप सिर्फ इंडक्टिव देख रहे थे, बात खत्म थी, अब इंडक्टिव से ये स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, ठीक है, ये आपको समझ लेना, इंडक्टिव सबसे वीकेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे अगर इन तीनों में हम कंपैरिजन करें तो इन तीनों में सबसे बढ़िया, सबसे शानदार जो है वो कौन सा आएगा, ये होगा। ऑर्डर तो पहले ही जानते थे, लेकिन इंडक्टिव की वजह से तुमने जाना था, नाउ अभी जो है ये इंडक्टिव इसकी मेन वजह नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जो मेन वजह है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे वी विल हैव 9 अल्फा एच, यहाँ पे वी विल हैव 6 अल्फा एच, और यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा एच आएंगे, 3 अल्फा एच आएंगे, कितने अल्फा एच आएंगे, 3 अल्फा एच आएंगे। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं साथ साथ बता ही देता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स का डोमिनेटिंग ऑर्डर कौन सा है, तो देखो सबसे इफेक्टिव है एरोमेटिक, अगर एरोमेटिसिटी अचीव हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एरोमेटिक के बाद नॉर्मल रेजोनेंस, यानी जिसमें एरोमेटिसिटी अचीव नहीं हुई लेकिन नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। फिर कौन सा फैक्टर है, स्टेबिलिटी आती है रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से, फिर इंडक्टिव से स्टेबिलिटी आती है अगर स्टेबल कर रहा है तो वो, और अगर एंटी एरोमेटिक आ जाए तो दैट विल बी हाईली अनस्टेबल। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है भाई, क्या ऑर्डर आया, ARHIAA, एरिया, इससे आप ओवरऑल इसको याद रख सकते हो, एरिया, एरिया, ठीक है, ओके। ए में ए आ गया, री में क्या आ गया, RHI, और यहाँ पे आ में क्या आ गया, एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी फैक्टर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है, उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव, एंड देन एंटी एरोमेटिक तो डिस्टेबलाइज करता है, नुकसान करता है। बात समझ में आई, ये लिख लो, ठीक है, क्योंकि अब सारे फैक्टर हम एक साथ अप्लाई करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फैक्टर एक साथ अप्लाई करेंगे, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही सुकून मिलेगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट में
CD3CH3। देखो जहां तक प्लस आई की बात करें तो आप ही याद करो, CD3 और CH3 में प्लस आई ज्यादा किसका होता है, बता सकते हो क्या, बोलो। हाँ, CD3 और CH3 में ज्यादा प्लस आई होता है किसका, अरे किसका, CD3 का। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव इन CH3, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो उसके प्रेजेंस में, उसके एनर्जी लेवल के प्रेजेंस में ओवरलैपिंग अच्छा होता है, ओवरलैपिंग इज स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। इंडक्टिव देखते तो कौन जीतता, ऊपर वाला जीत जाता, है ना। रेडिकल्स में भी सेम तरीके से स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, सेम तरीका, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन केटायन में होता है, अगला रेडिकल में भी होता है, लिख लेना एक पॉइंट बीच में ही इसके बाद। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन फ्री रेडिकल्स, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन फ्री रेडिकल्स, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में पॉसिबल होता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन करने, तो सेम फंडा है, सेम रीजन है, 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, है ना। करते जाओ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, करते जाओ। ठीक है, अब सारे फैक्टर एक साथ लगाएंगे, मजा आएगा, मजा आएगा, इट विल बी फन। देखिए एवरीवन, इसमें पता कैसे करते हैं, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ डूइंग दिस। इसमें ना देखो, ये पाई बॉन्ड प्लस के साथ रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है ना, रेजोनेंस, रेजोनेंस कर रहा है, तो उसको घुमा के देखो। जब इसको तुम घुमा के देखोगे ना, तो प्लस चार्ज पहले तो किधर आएगा, ऑर्थो पे, फिर फर्दर रेजोनेंस करोगे अगर, तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, है ना। अब ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ CH3 है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे अब अल्फा कार्बन है, तो इस पे अल्फा एच है, तो ये इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, आई थिंक नाउ यू कैन सी। लेकिन इसी में जब प्लस चार्ज को ऑर्थो से पैरा पे लेके आओगे, तो भाई यहाँ पे अल्फा एच अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अगर सिर्फ हमें इंडक्टिव ही आता होता तो इन दोनों में ये जीत जाता, बट असल में कौन जीत रहा है, दिस इज मोर स्टेबल, ये CH3 ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। अभी जो CH3 और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लस एच, इसको बोलते हैं प्लस एच, ठीक है। वैसे तो माइनस एच भी होता है, माइनस एच को बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च नहीं हुआ है, और वो हमारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, प्लस एच देखना है, समझ रहे हो ना। जो ये हम सब देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ना। ये सोचो थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ ऐसा है, फिर अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल डू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे भी 6 अल्फा एच, यहाँ पे भी 6, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं हो रहा ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से अगला फैक्टर कौन सा आता है, इंडक्टिव। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन फेल हो गया, तो अब अगला आप इंडक्टिव लगाओगे। इंडक्टिव भाई 3 इथाइल का इज मोर एज कंपेयर टू 2 मिथाइल, दिस इज बेटर। यानी पहले फैक्टर स्टार्टिंग आप वहीं से करोगे, है ना, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, लेकिन वो सब तो इसमें वैसे ही नहीं था, तो स्टार्ट हमने हाइपर से किया, लेकिन हाइपर से काम नहीं चला, तो हम अगले पे चले। अगला क्या है, इंडक्टिव है, दैट इज द नेक्स्ट वन, क्लियर है। नेक्स्ट वन भाई अंडरस्टूड है ये, यहाँ तो आंटी जी ने पुलिस बुला ली, एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, क्लियर है ना। तो भाई जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, लगातार इनको अच्छे से नोट करते रहो, बढ़िया से नोट करते रहो, ठीक है, और समझते रहो अच्छे से। देखो इट्स लाइक अ प्रैक्टिस, क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ भी रहे हो, यानी अगर तुम क्लास में पूरा फोकस से काम करते हो ना, हर एक सब्जेक्ट में,
ठीक है, तो क्लास में ही तुम्हारा 60% काम हो जाएगा, 50-60% तैयारी तुम्हारी क्लास से ही हो जाएगी, पता है। तो हर क्लास को ढंग से करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, 50-60% काम तो यहीं पे हो जाएगा। बाकी होमवर्क करना है समझ समझ के, हर चीज़ ढंग से, रिलैक्स, टेक इट इजी, है ना। ओके एवरीवन, चलो भाई जिंदगी में आगे चला जाए, अगला सवाल आपसे पूछा जाए। करते जाना, खटखट करते जाओ, करते जाओ, चलते जाओ, रुको नहीं कहीं भी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इन दोनों में क्लियरली दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं, ये अपने को पता होना चाहिए अभी स्टेज पे, लेकिन इसमें रिंग का साइज बेटर है और रेजोनेंस का एक्सटेंट भी ज्यादा है भाई। यहाँ पे 7 RS बनेंगे, 7, और यहाँ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 7 में तो चार्ज सोचो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर कार्बन चार्ज कितना कम हो गया, यहाँ पर कार्बन 1/3 चार्ज है। ठीक है, करते जाओ। ओके, नेक्स्ट वाले में बेंजाइल केटायन है और ये वाला अपना, ठीक है, पता है बेटर कौन सा होता है, ये याद करो, ये कौन सा एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक। जब चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक लूप, चार्ज जब खुद एरोमेटिक लूप का पार्ट है ना, तो ये तीनों एटम्स पे बहुत बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों आरएस जो बन रहे हैं ना, तीनों आरएस में, समझना आप, थोड़ी गहरी बात है, तीनों के तीनों आरएस में एरोमेटिसिटी है, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी है, सबका योगदान बिल्कुल इक्वल होगा, ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और सब पे 1/3 चार्ज होगा, चार्ज अच्छे से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे जब तुम स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना ऐसे, तो पता है 5 RS बनेंगे, सोचना इस बात को, कितने RS बनेंगे, 5, और उन 5 RS में से, 5 RS में से 2 ऐसे होंगे जिनमें एरोमेटिसिटी अटेन होगी। 2 कौन से, एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यानी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होगा, बोलो, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा होगा। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज ना इसी कार्बन पे बैठा हुआ है। तो हमें दिखने में क्या लगेगा कि सर ये तो ज्यादा घूम रहा है, अरे भाई ज्यादा तो घूम रहा है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज तो सिर पे बैठा हुआ है, अंदर थोड़ी घूम पाया। तो सारा चार्ज, नहीं तो हमें लगता नहीं कि यहाँ तो डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, नहीं, वो जो घूम के जो चार्ज आ रहा है उनका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। याद रखो सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड होता है ना, द रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है। इन दोनों में दिस इज बेटर। देखो इसमें कोई शक नहीं कि जब ये रेजोनेंस करेगा और यहाँ जब प्लस आएगा तो अंदर रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 2 स्ट्रक्चर्स में तो एरोमेटिसिटी आई, उसके अलावा डीलोकलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे तो बेटर होता है, ऊपर वाले से तो बेटर होता है, दिस इज बेटर देन ऊपर वाला, समझ रहे हो ना।
क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एरोमेटिक तो हैं एटलीस्ट। तो बेंजाइल इज बेटर देन दिस। ये जो केटायन बनता है गाइस, इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज एलाइल। इट इज नोन एज एलाइल। क्लियर है? इसको एलाइल बोला जाता है। देखो पता है तुम्हें इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि मतलब मेरा एम ये है कि भाई मतलब कोई क्वेश्चन तुमसे छूटे ना। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट करो तुम, है ना, कहीं से भी अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन तुमसे हो जाने चाहिए, ठीक है। कम से कम विद इन द सिलेबस वाले तो सारे क्वेश्चन हो जाएं, यही एम है ना। ओके, करते जाओ। देखो इन दोनों का सेम माना जाएगा। वाई सेम क्यों माना गया? भाई ये केटायन दोनों सेम है, रेजोनेंस करके देखो। रेजोनेंस करके देखोगे तो हाइब्रिड सेम आएगा। समझ रहे हो? अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे होते तो अलग माने जाते। हम पूछ रहे हैं कि ये केटायन केटायन भाई दोनों का हाइब्रिड सेम ही तो है। समझ रहे हो? दे हैव सेम स्टेबिलिटी। ये सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ट्राई करो सारे के सारे, ट्राई ऑल ऑफ देम। देखिए एवरीवन, इन दोनों में क्लियरली दिस इज बेटर। देखो यार, अगर अल्फा एच को काउंट करोगे तो अल्फा एच यहाँ काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन अल्फा एच से डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? रेजोनेंस है भाई। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है पाई और प्लस में, और यहाँ पाई और प्लस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करें तो दिस इज बेटर। बात समझ में आई आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये है बेंजाइल और ये है टर्शरी ब्यूटाइल। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने क्या देखा? देखो अल्फा एच से डोमिनेटिंग पहले हमने रेजोनेंस देखा है ना, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, जैसे कभी कभी होता है ना जो डेटाबेस होते हैं। यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर केस में ये जो टर्शरी ब्यूटाइल केटायन है, ये पर्टिकुलर केटायन ध्यान रखिए, ये बेंजाइल से स्लाइटली स्टेबल होता है। इट इज स्लाइटली स्टेबल, बट इसको याद रखिए, जनरलाइज मत करना। डू नॉट जनरलाइज दिस। बेंजाइल कौन सा? ये एग्जैक्ट ये जिसमें कोई भी अल्फा एच अवेलेबल नहीं है, नो अल्फा एच इज अवेलेबल। इसमें 9 अल्फा एच है, तो ये पर्टिकुलर केस है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि इट इज स्लाइटली स्टेबल ओवर दिस बेंजाइल केटायन, है ना। ओके, इन दोनों में क्लियरली दिख रहा है दिस इज बेटर। भाई ये रेजोनेंस कर रहा है ना इसके साथ यार। अल्फा एच काउंट क्यों करोगे? अल्फा एच तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। अल्फा एच तक पहुंचने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। तीनों में सोच के देखो, एक बार यहाँ पे CH3, एक बार CD3, एक बार CT3। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ABC मान लो, ABC। एक बार CH3 लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेटर इन द केस ऑफ CH बॉन्ड। बताया था ना मैंने, CH बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रेंथ कम होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा करता है। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ABC इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उससे आगे करो ये तीनों पॉसिबिलिटी, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में।
देखो इनमें क्या करोगे ना, प्लस को घुमाओगे। अब प्लस का जब रेजोनेंस करोगे तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि वो कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। यानी जब ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तब इनका प्लस एच तो ऑपरेट होगा, प्लस एच से फायदा होगा। यानी मेटा तो वैसे ही गया, मेटा वाले पे प्लस एच ऑपरेट ही नहीं हो रहा। यानी जब ये घुमा रहे हैं अपन तो प्लस यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ ही नहीं रहा। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ प्लस आई ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ प्लस आई से फायदा कर रहा है। तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। अब ये बताओ, इन दोनों का जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से अगला फैक्टर क्या हुआ, बोलो भाई क्या हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन से अगला फैक्टर? यस, दैट इज एक्चुअली इंडक्टिव। और प्लस आई ज्यादा किसका होगा, इसका होगा भाई, इसका प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि ये इस प्लस चार्ज के नियर है, इट इज मोर नियरर टू द दैट प्लस चार्ज। सो बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। इन दोनों में क्लियरली दिस इज विनिंग। ये क्यों जीत रहा है समझ रहे हो ना, वाई? हाँ, क्या हो गया इसमें भाई, एरोमेटिक हो गया ना, दिस इज एरोमेटिक और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। एंटी मत समझ लेना इसको, किसी को भी आंटी नहीं समझ लेते हैं ना, पिटाई हो सकती है, ध्यान रखना। ये इन तीनों में सोचना है, थिंक अबाउट दिस। देखो यार, अगले क्वेश्चन को कैसे करोगे, हाउ विल यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यार देखो, चार्ज आ जाए ना तो वो घुमाने की आदत डाल दो, है ना, चार्ज को वहाँ फिक्स मत करो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो। प्लस यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ध्यान देना। जब प्लस यहाँ आया तो OCH3 का प्लस एम ऑपरेट ही नहीं हुआ। मतलब प्लस एम तो तभी ऑपरेट होता अगर OCH3 के बगल में, यानी यहाँ पे प्लस आता, यहाँ तो आया ही नहीं भाई। तो इसका मतलब ये दोनों फायदा ही नहीं कर पा रहे इसको। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब ये O के बगल में आया तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी प्लस एम शो करके उसको फायदा करेगा और ये भी प्लस एम शो करके इसको फायदा करेगा। दोनों OCH3 प्लस एम शो करेंगे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे रेजोनेंस करके तो यहाँ तो ये शो करेगा, ये वाला नहीं करेगा, है ना। तो B सबसे अच्छा है, फिर C है और फिर कौन सा है, A। BCA इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CH2 प्लस है और यहाँ पे तरह तरह के ग्रुप हम लगा रहे हैं, ठीक है। CH3 मान लो लगाया मैंने, OH मान लो लगाया मैंने, NO2 मान लो लगाया मैंने, हेलोजन। इस तरह से तरह तरह के ग्रुप मैंने लगा दिए, CH3 OH NO2 Cl और उसके अलावा NH2। अपने को ABCDE और एक बार सिंपली H, इन सब का स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दीज केसेस। समझ रहे हो ना, अप्रोच आप जानते ही हो कि जब बेंजीन से ऐसे प्लस जुड़ा होता है तो किस तरीके से हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं।
इसका अंदाजा तुम्हें ऑलरेडी लग चुका है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा टाइम लगाओ, वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। थिंक अबाउट दिस, सोचिए इसके बारे में अच्छे से। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे क्या, देखो CS3 क्या शो करेगा, प्लस एच, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ पहले। OH क्या शो करेगा, प्लस एम, ये क्या शो करेगा, माइनस एम, इसका मेनली डोमिनेटिंग माइनस आई, इसका क्या होगा, प्लस एम, और एच कुछ नहीं शो कर रहा, ना फायदा ना नुकसान। तो यहाँ पे सबसे पहले फायदा, यहाँ और यहाँ फायदा। अब OH और NH2 रेजोनेंस जो है, एम इफेक्ट जो है हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है कि नहीं करता है, करता है। तो यहाँ पे जो OH और NH2 है, इनमें से ज्यादा प्लस एम किसका अच्छा होगा बता सकते हो, N वाले का, बिकॉज N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ABCDEF में सबसे पहले कौन आएगा, E आएगा, E के बाद B आएगा, B के बाद E के बाद B के बाद क्या आएगा बताओ, फिर नुकसान होना शुरू हो रहा है, हाँ फायदा फायदा सॉरी ये है ना, ए आएगा, ए के बाद एफ लास्ट में। अब इसके बाद ये नुकसान कर रहे हैं, तो ये बताओ सबसे भयंकर नुकसान कौन है, NO2 तो खींचने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है भाई। तो उसके बाद सी और डी आएगा, फिर आएगा सी लीस्ट स्टेबल है, सॉरी सी नहीं डी, ये क्या कर दिया मैंने लाइफ में, ए बी ई था ना यहाँ पे, हाँ सही है, अब सही है, ठीक है। तो DC, सो दैट इज हाउ इट वुड बी डन। ई के बाद कौन सा आएगा, ई के बाद आएगा बी के बाद ए के बाद एफ, उसके बाद डी, उसके बाद सी है लीस्ट स्टेबल। ये दोनों रेडिकल है, ध्यान देना, दीज टू आर रेडिकल, रेडिकल्स का थोड़ा केयर करना। रेडिकल आया है, सेम कैटायन वाला काम करो, अल्फा चेक करो, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या चेक करोगे, दिमाग खुद लगाओ। इन तीनों में कंपैरिजन करना है। देखो यार, रेडिकल यहाँ है, इसमें कितने अल्फा एच आ रहे हैं, 3 अल्फा एच, और चेक करोगे तो यहाँ पे कितने अल्फा एच आ रहे हैं, 2 2 4 2 2 4 और 1 5। तो दिस इज बेटर ना, एनी हाउ दिस इज बेटर, बात ही खत्म हो गई। रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, सिर्फ अल्फा एच के कंपैरिजन करके ही काम हो रहा है। नेक्स्ट पे दिमाग लगाइए, ट्राई आउट द नेक्स्ट वन। देखिए एवरीवन, सभी के सभी, अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में हो रहा है रेजोनेंस, है ना। नाउ द पॉइंट इज, अगर इन दोनों को कंबाइन देखा जाए तो इसमें अल्फा एच कितने चेक करो, 3 2 5 2 7, इसमें लिखेंगे रेजोनेंस के साथ 7 अल्फा एच। यहाँ पे चेक करो, अगर इसमें चेक करोगे
तो रेजोनेंस के साथ कितने अल्फा एच आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2 और 1 3 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, दिस पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, रेडिकल भी नहीं है, सिर्फ अल्फा एच है, 3 2 5 2 7 7 अल्फा एच ऑफ द रेडिकल, पाई बॉन्ड के अलग से आएंगे, है ना। बट द पॉइंट इज, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई रेजोनेंस तो जीत ही गया, तो ऑर्डर वही आएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है ना। तो ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन रेडिकल के केटायन के किस तरीके से किए जाते हैं ये हमने देख लिया, है ना। कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स और भी हम देखेंगे जो थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, ये होते हैं, पर एक दिन में अगर सारा कर दिया तो भेजा फ्राई हो जाएगा, ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे अभी, है ना। नेक्स्ट देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो नया हेडिंग लगाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इन, मतलब हमने केटायन में देख लिया, रेडिकल में देख लिया, दो हमने देख लिया, लिख लो हाइपर कॉन्जुगेशन इन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये अपने को समझना है, ठीक है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्वाइट फास्ट। एक कंपाउंड तो ये है एंड द सेकेंड कंपाउंड इज दिस, इस बॉन्ड को, सीसी बॉन्ड को ए मान लेते हैं और इस सीसी बॉन्ड को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ए और बी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड डिस्टेंस जो है कार्बन कार्बन में, इस पे होना क्या चाहिए, इट शुड बी सेम ना, इसका तो कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो डीलोकलाइजेशन तो है नहीं, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि ए और बी सेम होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हो जिंदगी में हमेशा एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो ए और बी में बेटर कौन सा है, बी इज बेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। बेटर क्या मतलब, बी बड़ा है, बी बॉन्ड बड़ा है, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, बोलो, बता सकते हो क्या, व्हाट शुड वी डू इन दोनों में, बोलो बोलो बोलो। अब ध्यान से चेक करो, इसमें अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच, कार्बन है, अल्फा एच नहीं है, इसमें अल्फा एच कितने आ रहे हैं, 3। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या फंडा होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये 3 एच हमने लगा दिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे पिछले केस में किया था लगभग वैसा ही फंडा है, रेजोनेंस की तरह इसको ट्रीट करना है। ये है सिग्मा, वही सिग्मा फील्ड है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे असल में वैसे बताऊँ तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आती, तो यहाँ पे इसको लिख लो सिग्मा फील्ड पाई स्टार वेकेंट कॉन्जुगेशन। एल्कीन में जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो सिग्मा फील्ड होता है, सिग्मा फील्ड किसका होता है, CH बॉन्ड का, और पाई स्टार किसका होता है, CC का पाई स्टार खाली होता है, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो असल में कॉन्जुगेशन उनके बीच में होता है ना। लेकिन अपने को इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, तो लिख लेना है बस इस बात को, क्योंकि एक बार इसमें एडवांस में क्वेश्चन इससे आया था। तो सिग्मा स्टार, इट इज सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार वेकेंट कॉन्जुगेशन, ठीक है, सिग्मा स्टार पाई सिग्मा फील्ड एंड पाई स्टार वेकेंट कॉन्जुगेशन, है ना। चलिए अब देखो कैसे करेंगे, वही सेम तरीका, इस सिग्मा ने इस पाई को धक्का मारा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, ये इधर गया तो भाई ये इधर गया, जैसे रेजोनेंस करते हैं ना प्रॉपर, कि इधर गया तो यहाँ वैलेंसी फ्री हुई कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया। तो इसका हम रेजोनेंस किस तरीके से करेंगे, वही जैसे हमने पहले किया था, ये आ गया Ha+, यहाँ पे C, यहाँ पे Hb है, यहाँ पे Hc है, पाई बॉन्ड है, CH है, CH2 नेगेटिव है, इस तरीके से होगा, है ना। इसके बाद आप समझ रहे हो ना, एक बार Ha निकालो, एक बार Hb निकालो, एक बार Hc निकालो, एक बार Ha, एक बार Hb, एक बार Hc, है ना, समझ रहे हो। तीनों स्ट्रक्चर बनाना, एक तो बना दिया है, 2 और बनेंगे,
सारे के सारे बना लो, और एक तो ये दिया ही हुआ है, एक तो दिया हुआ है, ठीक है। ऑफन एक डाउट आता है सर यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर हम कंसिडर करेंगे, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, गिवन को लेना है या नहीं लेना है। तो भाई तुम खुद सोचो, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लेते हैं तो जो स्टार्टिंग लेते हैं वो भी तो रियल नहीं होता ना, असल तो हाइब्रिड होता है जिसमें पूरे वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये भी क्या हुआ, ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ही हुआ ना। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए, 4, 3 नहीं हुए, 4 हुए, है ना। लेकिन सवाल की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मान लो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दी हो कि आपको वो स्ट्रक्चर लेने हैं, यू हैव टू कंसिडर दोज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जिनमें क्या हो रहा है, हाँ जिनमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, कार्बन हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया। तो अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। एक तो ये HA वाला, एक HB वाला, एक HC वाला। अब क्या तुम इस प्रोसेस में देख पा रहे हो कि ये पाई बॉन्ड यहां से टूट रहा है, जितना अल्फा H बढ़ेगा उतनी बार ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना। तो यहां एक पाई बॉन्ड नया बना और वहां से टूट गया, समझ रहे हो ना। तो इससे पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन फैल गया, इलेक्ट्रॉन फैलने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी अभी यहां कितने अल्फा एच थे बता सकते हो, 3 अल्फा एच थे, तो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। 6 होंगे तो 6 बार, 9 होंगे तो 9 बार। तो जितना हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बार बार ये पाई बॉन्ड टूटेगा डियर स्टूडेंट्स, बार बार टूटेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यही सेम फंक्शन जो है, यही सेम फंडा एल्काइन में और बेंजीन डेरिवेटिव्स में भी अप्लाई होता है, सेम फंडा वहां पे भी अप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू यू, ये बात है यार, ये बात है, दिस इज द थिंग, गॉट इट एवरीवन, बस, है ना। चलो 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 आगे चलते हैं जिंदगी में, लेट्स मूव फॉरवर्ड डियर स्टूडेंट्स। देखिए सभी के सभी आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, डन हो गया। लिख लिया सभी ने, लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, है ना, लिख लेना। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टोटल अगर देखा जाए तो अल्फा एच प्लस 1, अल्फा एच तो है ही, प्लस 1 जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है वो भी तो माना जाएगा ना, यू हैव टू कंसिडर दैट एज वेल, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। इसका सबसे सिंपल एक ये कर लेते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसा है और इनमें हमें कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का। लिख लो जल्दी से, कंपेयर द स्टेबिलिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ABC है, कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का। ट्राई करो सभी के सभी, ABC, थिंक अबाउट इट, किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। देखिए फंडे वही है, याद है ना, एरिया, एरिया, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव और फिर एंटी एरोमेटिक। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, इस तरीके से इसको किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ABC में देखूं तो भाई यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो इसमें कितने अल्फा एच आएंगे, 3 3 6 2 8 10, इट विल हैव 10 अल्फा एच। यहाँ पे चेक करो, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा एच। यहाँ पे चेक करो 2 और 1 3 अल्फा एच। बस यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यही है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यही है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। गॉट इट एवरीवन। अगले वाला सिनेरियो, क्लियरली यहाँ पे अल्फा एच बहुत ज़्यादा है भाई, ये जीतेगा, दिस विल विन एज कंपेयर टू दिस। ये दोनों और करो, ये दोनों और करो, एंड फिर आज के लिए, हाँ आज के सेशन में इतना ही कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन में रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव के एप्लीकेशंस, यानी कई चीज़ें करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट में ना, जैसे कि बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वगैरह कैसे कंपेयर करते हैं, बॉन्ड लेंथ के अलावा बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं, उसके अलावा
हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगली बार हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से अब किस पे आए, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बाकी पहले स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, आने के बाद स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ और करेंगे। हाँ भाई, इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया कौन है, बोलो बोलो। अरे भाई रेजोनेंस देखो, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये दोनों इससे तो बेटर है। इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा पाई पाई में। अब रेजोनेंस के साथ अल्फा एच चेक करोगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 2 5 2 7। यहाँ पे चेक करोगे तो कम आएंगे, 2 और 1 3। रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा, तो ए बी सी में ए सी बी, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ओके। नेक्स्ट में बेंजीन के साथ ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस। यहाँ बेंजीन के साथ ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, तो अल्फा एच चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू चेक अल्फा एच एट ऑल। बात समझ में आई सभी को। सो गाइज नाउ लेट मी समराइज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो देखो भाई, सबसे पहले हमने आज अल्फा एच के बारे में बात किया कि अल्फा एच क्या क्या होता है, और अल्फा एच हमारे लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में इतने काम का क्यों है। क्योंकि जब कार्बोकेटायन का करोगे तो भी ऐसा ही होगा, रेडिकल का करोगे तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, पहले एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एरिया, याद आया होगा आपको। कैसे इसको अप्लाई करते हैं रेडिकल्स में, केटायन में, ये हमने आज काफ़ी किया, इसको बढ़िया से आपको रिवाइज करना होगा। फिर हमने देखा कि कार्बन आयन्स में ये नहीं होता, याद रखिए कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, जिनमें बताया है उन्हीं में है। फिर हमने देखा एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन डेरिवेटिव्स, इनमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ओके गाइस, तो जो होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट कीजिए, है ना, डन है। फिर बाकी अपन मिलते हैं अगले सेशन में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला सेशन, एंड आई होप आपको इस कोर्स में बेहद मज़ा आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके गाइस, चलिए फिर, है ना, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।